हम्म। हाँ ठीक है। हम्म। हाँ नहीं, और वैसे भी तब इसने एडमिशन टेस्ट के टाइम पे भी। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी बच्चों, कर लिया सबने काम? अजय जैन, आपने किया काम? अंशुमन? ओके, बताओ बच्चों इसमें डाउट्स। यही था ना? अच्छा हाँ। एक्सरसाइज 0 बच्चों, एल पार्ट एम पार्ट, एनी डाउट्स?
M7 तो बस सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, वो देखना। तो सी आएगा ना, बी में तो उसके अंदर से निकल रही है फील्ड लाइन, तो बी तो गलत ही हो गया। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0, नो डाउट। ओके, एक्सरसाइज 1 बच्चों, एल पार्ट। एम पार्ट। ये 9th का आंसर बी है, मुझे पता नहीं आपको क्या बताया होगा। हाँ जी बच्चों, और बताओ। वरुण कौन सा कह रहे हो? हाँ, मतलब इसमें गलती ये है बच्चों, मतलब इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो आंसर लिखा हुआ है बेसिकली वो क्लियर नहीं हो रहा, कि आपको सिर्फ मतलब वो क्यू वाली टर्म लिखनी है ना, कि के क्यू बाय आर स्क्वायर मान के सिर्फ क्यू की टर्म लिखनी है। मतलब एक्चुअली क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज के कारण है ना, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो वैसे समझ तो आ गया ना बच्चों क्वेश्चन? एल का 16th, an electric dipole is kept in the electric field produced by point charge। ये एक बार देख लो बच्चों क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए पार्ट बताओ इसका, डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये सही है गलत है? तो ये सही है, क्यों? बिकॉज उल्टा सोचते हैं, कब फोर्स नहीं होगी? फोर्स तब नहीं होगी अगर हम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को ऐसे पॉइंट्स पे रख पाए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, है ना, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। अब ऑब्वियसली जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहीं पर भी कोई ऐसे दो पॉइंट्स पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज सेम नहीं होती, इजंट इट? तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। बी, डायपोल कैन एक्सपीरियंस अ टॉर्क, तो हाँ टॉर्क भी हो सकती है। वैसे बच्चों क्या ये मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि टॉर्क ना लग रही हो डायपोल पे?
देखो अगर हम ऐसे रख दें, एक पॉइंट चार्ज है, ऐसे उसकी फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन के अलॉन्ग ही रख दो, है ना, तो जीरो हो जाएगी। और डी, डी में वो कह रहे हैं इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ पाथ इन द फील्ड ऑन विच वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द डायपोल इज जीरो। बताओ बच्चों, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो एक तो ये बताओ कि उन्होंने ऐसे क्यों लिखा है नॉट क्लोज्ड, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि क्लोज में तो पता ही है कि जीरो ही होती है ना, वो तो कोई भी केस में जीरो ही हो जाती है फिर। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या नॉट क्लोज में भी ऐसा पॉसिबल है कि जहां पे वर्क डन जीरो आ जाए। तो देखो बच्चों, ये तो वर्क डन है ना, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल, तो वहां कोई डायरेक्शन का चक्कर तो है नहीं, वो तो सिर्फ डिस्टेंस का ही चक्कर है। तो जस्ट इमेजिन कि जहां डाइपोल जितने डिस्टेंस पे यहां रखा हुआ था, उतने ही डिस्टेंस पे आप किसी भी फील्ड लाइन के ऊपर रख दो, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। इज इट? तो इसलिए डी भी सही है। हाँ, या ऐसे कह लो कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग मूव कर लो डायपोल को, तो वहां पे जीरो ही रहेगा। ओके। हाँ बच्चों, एम पार्ट में और कोई डाउट? अच्छा, 17 मैंने बोल दिया था, वो छोड़ दो अभी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटीनथ क्वेश्चन कैसे होगा? एटीनथ हो सकता था। थ्री कंसेंट्रिक शेल्स, रेडियस दिया हुआ है। इट इज फाउंड दैट surface charge densities on the outer surfaces are equal, तो that the ratio of charge is given। तो देखो, वो जो सबसे अंदर वाले पे तो चार्ज Q1 ही होगा, इससे जो अगली वाली है उस पे क्या, अंदर की तरफ कितना चार्ज होगा? -Q1। तो उस कारण से बाहर कितना आएगा? Q1 + Q2। सिमिलरली इसके कारण इधर अंदर आएगा -Q1 -Q2, और बाहर की तरफ आ जाएगा Q1 + Q2 + Q3। करेक्ट? तो अब आपने तो ये Q1 Q1 + Q2 और Q1 + Q2 + Q3 इनकी डेंसिटीज इक्वेट कर, राइट? अंडरस्टूड बच्चों? ओके। बड़े बच्चों, आगे और कोई डाउट तो नहीं है?
ओके, नेक्स्ट बच्चों जो प्रॉपर्टी हम कंडक्टर की करने वाले हैं उसको हम कहते हैं अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। बच्चों डे टू डे लैंग्वेज से बताओ इसका क्या मतलब होता है अर्थिंग का? अर्थिंग टर्म सुनिए पहले कभी? हम घरों में कैसे करते हैं अर्थिंग? तो देखो बच्चों क्या होता है, देखो सी, ये आपको पता है जैसे कोई भी सॉकेट होता है जो इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है ना? तो हमने घर की वायरिंग इस तरह से की होती है कि मतलब जितने भी ये सारे ऊपर वाले होल के करस्पॉन्डिंग वायर्स हैं वो सारी की सारी जाके एक जगह इकट्ठी कर देते हैं हम, और उसको फिर हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बोर करवाते हैं घर में। तो बोर करवा के फिर हम मतलब एक पर्टिकुलर मतलब डेप्थ तक लेके जाते हैं जहाँ पे मतलब हमें पानी मिल जाता है, तो वहां तक हम वायर को डिप करते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग का एज सच मीनिंग यही होता है किसी भी केस में, चाहे वो यहाँ किया हमने, चाहे हम जैसे बच्चों अगर कोई बड़ा डिवाइस लगाओ, मान लो जनरेटर लगाओ, ठीक है, या सोलर पावर प्लांट लगाओ, वहां पे भी हम करते हैं अर्थिंग। ठीक है, तो तो मतलब यही होता है कि हमने उस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका बच्चों जो सिंबल होता है वो इस तरह से हम शो करते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी ये सिंबल बनाओ उसका मतलब है कि हमने इसको अर्थ कर दिया, और मतलब इट एक्चुअली मींस कि आपने एक वायर की हेल्प से उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से बच्चों होता क्या है कि बेसिकली बच्चों हम ये मानते हैं कि जो अर्थ है इट इज कंसिडर्ड टू बी एट जीरो पोटेंशियल। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है बच्चों कि जब हम मान लो पोटेंशियल अर्थ का निकाल रहे हो यूजिंग के क्यू बाय आर, तो होता क्या है कि अर्थ के ऊपर जो चार्ज है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि अर्थ का जो रेडियस है वो तो बहुत बड़ा है। तो उस कारण से जो पोटेंशियल होता है वो नियरली अर्थ का जीरो होता है हमेशा। ठीक है, तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस, जब आपको ये बता दिया गया कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, फिक्स्ड जीरो है, मतलब किसी भी केस में चेंज नहीं हो सकता, तो अगर आप ध्यान से सोचो कि इस वाले पार्ट में और ये जो हमने पार्ट किया सेवंथ पार्ट, वो एक ही बात है। इसके लिए आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि आपने एक बॉडी को एक दूसरी ऐसी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि उसका पोटेंशियल हमेशा ही जीरो रहना है, वो चेंज ही नहीं हो सकता। तो इन अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा फिर
फिर फाइनली पोटेंशियल सेम कैसे होगा? अगर आपने जिसको कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल भी 0 हो जाए। ठीक है, तो जब हम बच्चों किसी भी बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 बचा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसको ना हम एक और फॉर्म में भी समझते हैं अर्थिंग को। उसको हम ऐसे कहते हैं कि जब अर्थ कर दिया तो हम ये कहते हैं कि एनी एक्सेस या फिर अनबाउंड चार्ज फ्लोज टू अर्थ। ठीक है, इस बात को एक बार पहले लॉजिकली समझते हैं। देखो बच्चों, मान लो मैंने यहाँ पे ये सॉकेट है, मैंने इस पे अपना कोई भी डिवाइस लगाया, लेट से लैपटॉप का चार्जर लगाया। ठीक है, तो एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये एक्सेस या फिर अनबाउंड का क्या मतलब है। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा, जो नॉर्मली कंफ्यूजन हो जाती है, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जितना चार्ज है बॉडी के ऊपर वो सारे का सारा अर्थ में चला जाएगा। अगर ऐसा होता कि सारा ही चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाता, फिर तो अगर मैं यहां से अपने लैपटॉप का चार्जर लगाऊंगा तो चार्जर, वो लैपटॉप चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि सारा चार्ज तो अर्थ में ही चला गया, है ना। तो फिर फायदा क्या है, कहाँ यूज होना है, कि भाई अगर कुछ गड़बड़ होती है, उस गड़बड़ के कारण जितना चार्ज नॉर्मली होना चाहिए था उससे ज्यादा चार्ज आ गया मेरे लैपटॉप पे, तो वो चार्ज अर्थ के अंदर चला जाए। अदरवाइज अगर मैं अपने लैपटॉप को टच करूंगा तो मुझे वो चार्ज से करंट लगे। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि सारा चार्ज चला जाए, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट होता है, जो जरूरत से ज्यादा चार्ज क्रिएट होता है, वो अर्थ में चला जाए। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, अब बहुत ध्यान से सुनना, हमारे लिए क्वेश्चंस में कई बार हमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि वो एक्स्ट्रा या फिर अनबाउंड चार्ज कौन सा है। ठीक है, कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता। तो हम जो अप्रोच यूज करते हैं वो ऊपर वाली करते हैं, पोटेंशियल 0 करना हमारे को हमेशा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो मेरी बात, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। वैसे इन दोनों का मतलब सेम है कि आप पोटेंशियल 0 कर दो या फिर आप एक्सेस चार्ज को अर्थ के अंदर भेज दो। ठीक है, लेकिन सॉल्व करते हुए प्रैक्टिकली कई बार आप सेकंड मेथड से नहीं कर पाओगे, तो हम यूज हमेशा अर्थिंग के लिए फर्स्ट मेथड ही करते हैं कि पोटेंशियल 0 कर। ये बात समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल भी लेके आपको समझाता हूं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या याद रखना है हमें कि अर्थिंग का मतलब क्या है, कि या तो पोटेंशियल 0 या एक्सेस चार्ज अर्थ में भेज दो, लेकिन सॉल्व करते हुए हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि पोटेंशियल 0। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे जो मैं कह रहा हूं आपको बच्चों ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे बच्चों ये मान लो दो
हॉलो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, ठीक है। हमने अंदर वाली शेल पे चार्ज दिया हुआ है Q, आउटर शेल वैसे न्यूट्रल है लेकिन उसको अर्थ किया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। फाइंड द चार्ज that flows from outer shell to earth। ठीक है बच्चों, एक बार ट्राई करो। बस आपने तो पोटेंशियली जीरो करना है, कंडीशन तो यही है। हाँ बच्चों, हुआ? आसान ही है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। तो बच्चों एक तो ना इन क्वेश्चंस में ना ये बहुत ध्यान रखना होता है कि आपसे पूछा क्या है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि कितना चार्ज फ्लो किया,
कई बार उल्टा लिखा होता है कि अर्थ से कितना चार्ज फ्लो किया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि फ्लोज फ्रॉम आउटर शेल टू अर्थ, उल्टा भी लिखा हो सकता था, दैट फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू आउटर शेल। कई बार ये भी लिखा हो सकता है कि फाइनली चार्ज कितना है आउटर शेल पे। तो आप ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के वही वेरिएबल मानो जो पूछा गया, ठीक है, उससे गलती नहीं होगी कभी। समझ लो पॉइंट। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि दैट फ्लोज फ्रॉम आउटर शेल टू अर्थ, तो आप वेरिएबल ही बोलो, फिर बिल्कुल गलती नहीं होगी। जैसे हमने ये मान लो क्यू दिखा दिया, राइट, तो इस कारण से अब आउटर शेल पे कितना चार्ज आ गया, उस पे इनिशियल चार्ज तो 0 था और उसमें से क्यू चार्ज निकल गया, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, -q, राइट। अब बच्चों हमें कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि मैं आउटर शेल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं, है ना, तो मुझे उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 करना है। अब कैसे होगा सुपरपोजिशन, एक तो अंदर वाली शेल के कारण होगा, वो कितना हो गया KQ/B, और एक उसके खुद के कारण, एक हॉलो शेल उसके कारण उसकी सरफेस पे, इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास Q इक्वल टू कैपिटल Q है। आया समझ सबको? इसी क्वेश्चन को मतलब अभी हमने इसको किस अप्रोच से किया, पोटेंशियल 0 वाली अप्रोच से। इस क्वेश्चन को तो मैं एक्सेस चार्ज से भी कर सकता था। कैसे? देखो भाई, मुझे पता है कि इस पे चार्ज क्यू आया, तो इसके कारण मुझे पता है कि यहाँ -q इंड्यूस होगा। अगर यहाँ -q आया तो क्योंकि न्यूट्रल थी तो बाहर +q आएगा। अब ये +q तो क्लियरली अनबाउंड चार्ज है, ठीक है। अनबाउंड सोचना फिर भी थोड़ा इजी होता है, मतलब कंपेयर टू एक्सेस। अनबाउंड मतलब जिसपे और कोई चार्ज अट्रैक्शन नहीं लगा रहा, तो इसके ऊपर तो किसी चार्ज की कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है ना, तो ये +q जो है वो सारे का सारा यहाँ फ्लो कर गया, तो शेल की आउटर साइड पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, जो चार्ज है वो अंदर रहेगा -q। हाँ, ये बिल्कुल वो चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला केस है। समझ गए बच्चों? तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? अब बच्चों इसी क्वेश्चन में इसको दोबारा करते हैं। अब अंदर वाली शेल को अर्थ कर दिया, तो अब निकालो कितना चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो करेगा।
हाँ इनिशियली वही चार्ज क्यों है। वो जो वही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सिचुएशन वही है कि अंदर वाले पे क्यू है, बाहर न्यूट्रल है। अब बस हमने अंदर वाले को अर्थ कर दिया, और क्वेश्चन है कि कितना चार्ज अर्थ के अंदर जाएगा। हाँ वरुण, आपने वही गलती की है जो मैंने कहा था। नहीं, हर्ष, विदुषी, कुणाल, गलत है भाई आंसर। ध्यान से करो। अमितोष गलत है। वो एक मिनट, एक मिनट। रुको, गड़बड़ हो गई। मतलब जो चार्ज है वो आउटर सेल पे है। Okay. फिर तो वो पिछले वाला ही बन गया था क्वेश्चन, फिर तो कोई फर्क ही नहीं था। हाँ। ठीक है, अमितोष दोषी। डन बचो। क्या करना था भाई अगेन? क्यू चार्ज भेजो, तो इस पे चार्ज हो गया -Q। अब अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट पी लें, इस पॉइंट पी का पोटेंशियल वैसे तो जीरो होना चाहिए, बट होगा कैसे? उस शेल के खुद के कारण -KQ/A, प्लस आउटर के कारण अंदर तो ये आ गया। समझ गए बच्चों?
बच्चों ऐसे ही इस पे बेस्ड है ना, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, 3 शेल ले लो, 4 शेल ले लो, उसके अंदर कोई भी एक शेल को अर्थ कर दो और उस पे निकाल लो, ठीक है। तो बेसिकली इसी को शेल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। वो आपके वो मॉड्यूल में लिखा हुआ था ना हेडिंग, शेल थ्योरी, तो यही होती है बस, नथिंग एल्स, ठीक है। शेल थ्योरी मींस कि आप शेल पे चार्जेस बता पाओ और फिर उससे पोटेंशियल वगैरह निकाल पाओ। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बच्चों जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, उसको हम कहते हैं एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अच्छा बच्चों एक चीज, ये कई बार ना एक डाउट आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ कहा था ना कि अर्थ के ऊपर चार्ज तो नेग्लिजिबल है, तो अब जैसे हम इन क्वेश्चंस में करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अर्थ से कुछ चार्ज आया या अर्थ के अंदर कुछ चार्ज गया, व्हाटएवर। तो प्लीज कभी ये मत सोचना कि हाँ कि उतना चार्ज अर्थ से आ सकता है कि नहीं आ सकता। हम नेग्लिजिबल कह रहे हैं, फिर भी इतना कम नहीं है कि आपके क्वेश्चन में चार्ज की कमी हो जाए, ठीक है। हम अपने लेवल पे जब भी किसी बॉडी को अर्थ करेंगे तो जितना भी चार्ज अर्थ से रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा, ताकि वो पोटेंशियल जीरो हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो इसका क्या मतलब होता है? तो मान लो एक रीजन है जिसके अंदर फील्ड लाइंस हैं बहुत सारी, ठीक है। अब हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, बेसिकली ये उसी की एप्लीकेशन ही है। अगर मैं एक हॉलो कंडक्टर रख दूं अनचार्ज्ड, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर, ये जो व्हाइट है, तो हमें पता है कि फील्ड लाइंस कैन नॉट एंटर अ कंडक्टर, तो मतलब अंदर तो फील्ड जीरो ही होगी, राइट। तो विच मीन्स कि आप अगर यहां अंदर आपका कोई भी कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है या कुछ है जो लेटर से अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड से खराब हो जाता, तो वो प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है कंडक्टर की कि कि अगर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप वहां पर एक बॉडी को एक कंडक्टर के अंदर इंक्लोज कर दो, तो आपकी बॉडी कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड हो, ठीक है ना। आप बच्चों इसको उल्टा भी कर सकते थे, ठीक है। जस्ट इमेजिन, ये जो मैंने अंदर जो बनाया जरा सा चीज, लेट अस से कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ज, जो कि अदरवाइज हमें पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा, सराउंडिंग्स को खराब करेगा, ठीक है। तो भी अगर हमने इसको ऐसे एक कंडक्टर से इंक्लोज कर दिया, क्या हमारा काम बन जाएगा? ध्यान से सोचो, माय क्वेश्चन इज, अगर ऐसा होता, ये कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ज है, अगर मैं इस चार्ज को एक कंडक्टर से इंक्लोज कर दूं, तो क्या इसकी सराउंडिंग्स में
मतलब कोई फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, क्या ये बच जाएगा? नहीं, है ना? क्यों भाई? इस केस में तो चार्जेस ऐसे इंड्यूस हो जाएंगे ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये जो प्लस वाला चार्ज है उसके कारण तो बाहर फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक है, बच्चों इसको ऐसे ना नोट करो, मैं इसको एक और तरीके से नोट कराऊंगा। आपके सारे केसेस उसमें कवर हो जाएंगे। ये ऊपर वाला केस क्लियर हो गया ना, कि बाहर अगर फील्ड है और आपने कोई भी बॉडी को कंडक्टर के अंदर सराउंड करके रख दिया तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। क्लियर? ओके, तो जो मैं कह रहा था बच्चों, एक ऐसे केस बनाओ। तो थोड़ी सी थिकनेस दिखा दो। ये कंसेप्ट बच्चों आपको मतलब वो केवीपीवाई ओलंपियाड्स में बहुत हेल्प करने वाला है। देखो, सी वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, ये क्यू, ये कंडक्टर है, हमने कंडक्टर को भी चार्ज लेट से क्यू डैश दिया हुआ है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, तो हम ये शील्डिंग वाले फिनोमेना को अप्लाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या होता है। फटाफट ये बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी कंडक्टर पे? मतलब अंदर जो ये चार्ज आएगा एक इंड्यूस होगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं एज माइनस क्यू इंड्यूस्ड। करेक्ट। और पिछली क्लासेस से आपको ये भी पता है कि ये कब यूनिफॉर्म होगा कब नॉन यूनिफॉर्म होगा ना? बताओ ये किस पे डिपेंड करता है माइनस क्यू इंड्यूस्ड? डिस्टेंस से, है ना? चार्ज क्यू से डिस्टेंस पर। और अब बच्चों हमें पता है कि जो ये कंडक्टर की आउटर साइड है इस पे भी एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये कितना होगा चार्ज इंड्यूस? क्यू डैश प्लस क्यू।
इंड्यूस्ड। ठीक है, मैं मतलब इंड्यूस्ड वर्ड जान के लगा रहा हूं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर रहे कि कौन सा एक्चुअल चार्ज है और कौन सा इंड्यूस्ड चार्ज है। ठीक है, अब हम बच्चों 3 पॉइंट्स लेते हैं, ए बी सी। ठीक है जी, ओके। अब बच्चों देखो क्या बात याद रखनी है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो शील्डिंग का क्या मतलब है, वो बेसिकली एक बैरियर आ गया। ठीक है, इट इज अ बैरियर। वो बैरियर क्या कर रहा है, वो बैरियर कंडक्टर का जो बैरियर है, जो वो बाउंड्री है, वो बाहर की कोई फील्ड लाइंस को अंदर नहीं आने देंगी, है ना, और अंदर की कोई फील्ड लाइंस को बाहर नहीं जाने देंगे। राइट, यही मतलब होता है। ठीक है, इस तरह से ही आपने याद रखना है कि इट इज अ बैरियर। जहां पर भी कंडक्टर आ गया, ऐसे मान लो ये कंडक्टर आ गया, तो इधर से जितनी भी फील्ड लाइंस आ रही थी ये यहीं खत्म हो गई, इसके आगे फील्ड लाइंस इधर नहीं जा सकती। क्लियर? ठीक है, तो देखो अब हम इसको कैसे समझेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ शील्डिंग, आइडियली स्पीकिंग अगर मुझे पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो, ठीक है, कैसे लिखी जाएगी? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू आर चार्ज क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इंटू बाय ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू डैश प्लस क्यू इंड्यूस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये जो ई है बाहर वाली। इन सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है पॉइंट ए पे, एंड फॉर दैट मैटर हर पॉइंट पे। अभी हम जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज कर सकता है। राइट, यही बॉडीज है, चार्जेस होंगे या फिर कोई एक्सटर्नल फील्ड ही हो। तो हम बच्चों पॉइंट ए पर क्या कह सकते हैं, देखो हमें दिख रहा है कि ये जो Q डैश है प्लस Q इंड्यूस्ड है और जो E है, इन सबसे मिलके जो फील्ड लाइंस आनी थी, जो बाहर फील्ड लाइंस हैं, उनके लिए बीच में बैरियर आ गया कंडक्टर का। राइट, तो क्या मतलब हुआ, इनको मिलाकर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0। ठीक है, एक बात समझो बहुत ध्यान से, आप इंडिविजुअली नहीं बता सकते थे कि कौन कितनी फील्ड बना रहा होगा, बट हाँ हमें ये पता है कि भाई जो भी इनकी मिला के फील्ड थी वो अंदर तो नहीं आ सकती क्योंकि बैरियर आ गया, है ना। अब जो दो टर्म्स बचती हैं आपके पास, उसमें आपको अगर क्यू की फील्ड बतानी होती तो उसका तरीका क्या होता, अगर आपको डिस्टेंस गिवन होता, है ना, और अगर माइनस क्यू इंड्यूस की फील्ड भी आपको बतानी होती
तो वो भी आप तभी बता पाते अगर कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म शेप होती या कुछ है, अदरवाइज इस केस में तो नहीं बता सकते थे, बट हाँ आएगी जरूर उसके कारण। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ओके, अब बच्चों ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी लिखते हैं, तो वहां पर भी उसके कंपोनेंट्स तो यही होंगे। हाँ बच्चों, वो क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू तो क्यू ही है, बट मैं उसको क्यू इंड्यूस्ड लिख रहा हूँ ताकि पता रहे वो इंड्यूस्ड वाला चार्ज है ना। ऑब्वियसली उसकी वैल्यू तो कैपिटल क्यू के इक्वल होगी। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देखो एक तो हमें ये तो पता ही है कि बी पॉइंट तो है ही कंडक्टर के अंदर, तो नेट तो जीरो ही होना है, ठीक है। बट अब हमें ये समझना है कि वो नेट जीरो हो कैसे रहा है। देखो अब बच्चों जो Q है और माइनस क्यू इंड्यूस जो दो चार्जेस हैं, उनके कारण जो भी फील्ड लाइंस बन रही हैं वो बैरियर आ गया। क्या वो शेल से बाहर निकल सकती है, मतलब क्या वो शेल की इनर बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है? ये जो मैं थोड़ा सा शेड करके दिखा देता हूं, जो ये वाली बाउंड्री बनेगी, जो भी इसके अंदर वाली फील्ड लाइंस हैं वो क्या इस रेड बाउंड्री को क्रॉस कर सकती हैं? नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि अगेन कंडक्टर है तो बैरियर आ गया। तो मतलब इन दोनों को मिलाकर फील्ड जीरो है ना। एंड जो लॉजिक हमने ऊपर लगाया था वो लॉजिक स्टिल होल्ड ट्रू करता है, इनके कारण भी जीरो है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो बच्चों। आपको क्वेश्चन पता कैसा आता है, देखो क्वेश्चन इस तरह आएगा, आपको Q और B का डिस्टेंस दे देंगे, ठीक है, और आपको पूछेंगे ये कि फाइंड द फील्ड इंड्यूस्ड, मतलब फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस्ड। तो कैसे बताओगे? तो आपको ये पता है कि माइनस क्यू और क्यू की मिला के फील्ड जीरो है ना। तो माइनस क्यू की जो फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू। समझ आया बच्चों? तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था वो भी ऐसे ही था ना कुछ, कि डिस्टेंस कोई और दिया होगा, वो यूज कुछ और हो रहा होगा। तो सीधी बात है बच्चों, जहां पे कोई नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी फील्ड निकालने का कभी कोई सीधा तरीका तो होता नहीं, है ना, तो वो कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट कोई ट्रिक से या किसी तरीके से ही निकलेगी। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चों सबको? ओके, अब ऐसे ही हम ई सी लिख सकते हैं।
तो अगेन बच्चों यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो अंदर वाले चार्जेस हैं उनके कारण तो फील्ड 0 ही होगी। बचा क्या, सिर्फ बाहर वाले चार्जेस। आगे बात समझ बच्चों। तो मतलब आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि भाई जहां भी कंडक्टर आ गया वहां पे तो मतलब वो एक मतलब एक इनफाइनाइट बड़ी दीवार आ गई वो। तो जैसे आप सोचो कोई अगर अंदर खड़ा है कंडक्टर के, मान लो पॉइंट ए पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उसको बाहर कुछ नहीं दिख रहा, उसके लिए बाहर सिर्फ अंधेरा है। तो वो तो क्या कहेगा भाई फील्ड किसके कारण होगी, भाई मुझे तो क्यू दिख रहा है, माइनस क्यू इंड्यूस दिख रहा है, उसी के कारण हो सकती है और तो कुछ नहीं। समझ आया बच्चों। ऐसे ही जो ऑब्जर्वर सी पे है उसको कंडक्टर के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, उसको तो सिर्फ कौन से चार्ज दिख रहे हैं, क्यू डैश दिख रहा है, प्लस क्यू इंड्यूस दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो वो कहेगा बस इसके कारण ही फील्ड होगी भाई, और किसी के कारण नहीं होगी। समझ आ गया बच्चों। इसमें कोई भी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर टू ऑल। ओके। नेक्स्ट बच्चों एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसको हम कहते हैं कि वी सॉल्व बाय प्लेट थ्योरी। ठीक है। इन क्वेश्चंस में बच्चों क्या होगा कि यू विल बी गिवन ऐसे बच्चों आपको बहुत सारी पैरेलल प्लेट्स दी होंगी, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, विच आर अज्यूम टू बी लार्ज। ठीक है। तो दीज आर पैरेलल प्लेट्स जो कि लार्ज हो। तो इन प्लेट्स पे अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे Q1 Q2 व्हाटएवर। तो अच्छा वो लार्ज देने का क्या पर्पस है कि मतलब बेसिकली यू विल कंसिडर देम टू बी इनफाइनाइट प्लेट्स। ठीक है। तो फॉर एनी पर्पस आपके लिए वो प्लेट्स इनफाइनाइट प्लेट्स हैं। तो बच्चों इसके इसमें क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा रिजल्ट आपने याद रखना है। प्रूफ थोड़ा सा मतलब लंबा है, वो जरूरत उसकी पड़ती नहीं कहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ जो प्लेट्स हैं उनके मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उनके मतलब दोनों फेसेस पे। ठीक है। तो बस हमें ये समझना है कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की होती है। तो बच्चों क्या याद रखना है, देखो कि जो आउटर फेसेस हैं, ठीक है, आउटर फेसेस अगर आप सोचो तो दो हैं, मतलब एक ये जो पॉइंट ए है और एक ये जो पॉइंट बी है।
ठीक है। वहां पे जो चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज Q total by 2। ठीक है, Q टोटल मींस सारी प्लेट्स का टोटल, उसका हाफ होगा। आप ट्राई करना बच्चों इसका प्रूफ, ठीक है, मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ट्राई करना, कर भी सकते हो, ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, जो प्लेट्स की साइड्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ठीक है, मतलब तो साइड्स फेसिंग ईच अदर, they will always have equal and opposite charge। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जैसे मतलब पॉइंट ए पे कितना चार्ज आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाय 2, ऊपर वाली साइड। तो उससे आप नीचे वाली साइड भी निकाल सकते हो कितना चार्ज बचा, Q1 से माइनस करके वही बचेगा। ठीक है, तो मतलब बच्चों अगर सिंपल बात कि अगर इधर चार्ज x आएगा तो इस तरफ चार्ज -x। ठीक है ना, तो जो साइड्स फेस कर रही हैं उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट किया। ये प्रूफ करना तो बहुत आसान है। कैसे? देखो, जो मैं गॉसियन सरफेस है किस तरह से ले रहा हूं, जो कंडक्टर की प्लेट्स के थ्रू ही पास कर रही है ऊपर नीचे। तो इस सरफेस के लिए आप देखो कि फ्लक्स क्या हुई, देखो अगर पैरेलल प्लेट्स हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही होगी, है ना, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो अब ये जो हमने सरफेस बनाई, इसके जो ऊपर और नीचे वाले फेसेस हैं वहां पे तो E जीरो ही हो गया क्योंकि वो तो कंडक्टर के अंदर से निकल रहे हैं। और जो ये लेफ्ट और राइट वाले बचे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो E डॉट डी है वैसे जीरो हो गया क्योंकि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। करेक्ट? तो फ्लक्स जीरो मींस चार्ज इनक्लोज जीरो। तो वो कब पॉसिबल होगा, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बच्चों जो बात हमें याद रखनी होती है वो ये है कि if any of the plates is earthed, ठीक है, जितनी भी प्लेट्स दी हो और उनमें से कोई भी प्लेट अगर अर्थ कर दी जाए तो उस प्लेट से Q टोटल चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो करेगा। ये हम नहीं प्रूव कर पाते अपने लेवल पे, ठीक है, इसको बस मान लेते हैं अभी के लिए। तो
ये तीन बच्चों हमने प्रॉपर्टीज याद रखनी होती हैं। एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे प्लेट्स हैं, ये हमने चार्जेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हर फेस के ऊपर चार्ज निकालो, कितना कितना होगा। हो गया बच्चों? बिल्कुल आसान है कि भाई टोटल चार्ज कितना हो गया, 2Q, है ना। तो इसका मतलब इधर आएगा Q, तो इस साइड आएगा 0। दिस इज बाई चांस, ठीक है, कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि यहाँ 0 आएगा तो फिर यहाँ भी 0 आएगा, फिर इधर -2Q आएगा तो उस कारण से यहाँ +2Q आएगा, और फिर यहाँ Q आएगा। तो बच्चों हमेशा ना एक साइड से शुरू करो। जब आप लिखते जाओगे ना अपने आप, जैसे देखो आखिरी वाला Q आ गया, और वो Q टोटल बाई 2 से आना भी चाहिए था, तो वो चेक हो जाता है, ठीक है। मतलब एक साइड से शुरू करो, दूसरी साइड पे पहुंच जाओ, वो पता चल, अगर वो Q टोटल बाई 2 आ गया तो मतलब ठीक किया आपने, कोई गलती नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, if middle plate is earthed, then find charge on each face.
डन बच्चों? अब बच्चों अपने इस क्वेश्चन को करते हुए आप ये समझ गए होंगे कि जब अर्थिंग की है तो मतलब Q टोटल अर्थ के अंदर चला गया, तो फिर नेट चार्ज बचा कितना जो सिस्टम है आपका? हमेशा 0 ही बचेगा। है ना? नेट चार्ज हमेशा 0 बचना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी आउटर प्लेट्स हैं उन पे चार्ज हमेशा 0 ही आएगा ना। तो यहाँ 0 आया, यहाँ Q आया, यहाँ -Q आया। ठीक है, इस पे बचना कितना था चार्ज इस प्लेट के ऊपर? अगर हम देखें तो इससे पहले -2Q था, और कितना चार्ज फ्लो करेगा? Q टोटल मतलब 2Q। तो इससे बचा कितना? -2Q -2Q, राइट, इज इक्वल टू -4। राइट, तो बस, तो इधर कितना आया? -3Q, इधर आया +3Q, इधर आया 0। तो सही है बिल्कुल। अंडरस्टूड बच्चों? देखो भाई, क्लियर हो गया ये? ओके, तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, कुछ एक दो एडवांस कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो एक्सरसाइज 3 की डिस्कशन के टाइम पे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, वो आप ट्राई करो। बाकी मतलब इट इज डन, एवरीथिंग इज डन। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आपने 0-1 का एम पार्ट में तो 3-4 क्वेश्चन ही है ना, वो हो जाएंगे। 3A में क्या क्या बचा हुआ है? 3A मतलब कंप्लीट, कल है अपनी क्लास? ओके, 3A में क्या कुछ बचा हुआ था बच्चों? LM बचा हुआ है, ठीक है, फिर वो भी कंप्लीट कर लो। ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, ओके बच्चों, बाय।